स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम इस क्लास में अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 क्लासेस कवर की। आप लोगों ने वॉच कर रखी होंगी, पढ़ी होंगी, उन क्लासेस से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो हमने उन क्लासेस के अंदर सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात की कि कैसे कैसे चीज़ों को पहचानते हैं। जैसे अदर सब्जेक्ट्स में आप 10th में साइंस पढ़ते आए, इंग्लिश पढ़ते आए, जिसमें चीज़ों को पहचानना पहले जरूरी था। इसी तरीके से अकाउंटेंसी आपके लिए नया है, तो यहाँ भी चीज़ों को पहचानना जरूरी था। और हमने क्या क्या पहचाना, वो थी असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम। अगर आपने वीडियोस देख रखी होंगी, पढ़ रखा होगा, तो जरूर आपने पहचानने की कोशिश की होगी। अब हम इस क्लास में चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं, यानी पिछली 3 वीडियोस से एक स्टेप आगे आने वाले हैं, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। उन टॉपिक्स का नाम पता कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की, उसके बाद बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की। नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट टॉपिक होगा इस क्लास का, हालांकि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं, इस क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। और बच्चों, एक अच्छी बात यह है कि इस क्लास में आपको हाथ के हाथ नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। जो जो मैं आपको इस क्लास में पढ़ाता जा रहा हूं, उनके आप नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, सेल्फ प्रिपेयर करेंगे। बाकी क्या क्या लिखना है वो सब मैं इस क्लास में बताऊंगा आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक इंटरेस्टिंग वे में थ्योरी को लेते हैं। ये थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी पढ़ने में थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन हम इस चैप्टर को वाकई इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए। शुरू करते हैं पहले टॉपिक पे, जिसका नाम होगा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं। हमने बच्चों अकाउंटिंग पढ़ी, मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर करते हैं और उसके बारे में रीड आउट करते हैं। ऐसे अगर इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश में ग्रामर भी होता है, लिटरेचर भी होता है। आप कोई अदर सब्जेक्ट भी ले लो, आप सोशल साइंस पढ़ते हुए है या कोई भी चीज़। इसी तरीके से अकाउंटिंग में हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मनी टर्म्स में ट्रांजैक्शन होती हैं, मनी टर्म्स यानी पैसों में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको किसी बुक्स में रिकॉर्ड करना इज नोन एज अकाउंटिंग होता है। यानी हम पूरे अकाउंट्स में बस यही करते रहेंगे, जो भी मनी टर्म्स में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, बस बुक्स में रिकॉर्ड करो, बस बुक्स में रिकॉर्ड करो। बस इसी काम को हम पूरे अकाउंट्स में सीखते रहेंगे। सर क्या इतना ही आसान है अकाउंट्स? अकाउंट्स वाकई इतना ही आसान है अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक, जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला टॉपिक आपका डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, और स्क्रीन पे आपके साथ की साथ नोट्स भी आते जाएंगे। तो बस आपको केवल क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या हुआ करता है, तो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। देखिए, it is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to its users। सिंपल सा, बहुत साधारण लैंग्वेज में, कि अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, classifying, interpreting and communicating financial information to its users। अब इसको धीरे धीरे समझ लेते हैं। मैंने आपको पॉइंट्स क्या बताए, इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब प्रतिक्रिया, किस किस की। सबसे पहला पॉइंट आइडेंटिफाई, नंबर सेकंड आइडेंटिफाई करने के बाद में इसको करना है हमें मेजर, यानी मेजरिंग। नंबर थर्ड रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। फिफ्थ, क्लासिफाइंग के बाद समराइज। नंबर सिक्स, समराइज के बाद उसको इंटरप्रीट करना। और लास्ट में 7th पॉइंट होगा इसका कम्युनिकेट। यानी इन 7 स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं और अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं चीजों को, तो उसको हम अकाउंटिंग का नाम देते हैं। जैसे
सबसे पहला पॉइंट हमने कवर किया है इसमें प्रोसेस में, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब पता लगाना। क्या पता लगाना? कि भैया जो ट्रांजैक्शन हो रही है क्या वो पैसों में है या नहीं है। अगर वो पैसों में है तो क्या वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, यही आइडेंटिफाई करना। तो हमारा सबसे पहला स्टेप, हमारे पास बहुत सारी ट्रांजैक्शन होंगी, उसमें से ये पहले निकालना कि भाई कौन कौन सी मनी में मेजर हो रही है, कौन सी मनी टर्म्स में है और कौन कौन सी हमारी बिजनेस से रिलेटेड है। तो पहला प्रोसेस आइडेंटिफाई। जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको मेजर करते हैं। मेजर यानी यूनिट्स ऑफ करेंसी, यानी हमारी यूनिट्स ऑफ करेंसी क्या है, रुपए में मेजर करते हैं कि वाकई ये चीज मनी में है या नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैंने किसी अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया, उसने वो गिफ्ट खोला। अब क्या वो उस गिफ्ट के पैसे मुझे देगा? नहीं। अगर वो पैसे देगा तो गिफ्ट किस बात का? क्लियर है? तो इसी तरीके की ट्रांजैक्शंस जो नॉन मॉनेटरी होती हैं, जो मनी टर्म्स में नहीं होती हैं, उनको हम हटा दिया करते हैं। तो ये मेजर करते हैं। तो दूसरा पॉइंट होता है मेजर। तीसरा होता है रिकॉर्ड। जब हमें पता चल जाती है कि मनी टर्म्स में है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड जैसे हमने जर्नल एंट्रीज में बात की थी, हमने पिछली क्लास में जनरल एंट्रीज पढ़ी थी कि भाई परचेज की एंट्री क्या है, सेल की एंट्री क्या है, तो हमने उसको क्या किया था, रिकॉर्ड किया था। किसमें? बाय द नेचर ऑफ जर्नलाइजिंग, यानी जर्नल एंट्रीज बना के। तो तीसरा पॉइंट रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद उसको क्लासिफाई किया। क्लासिफाई कैसे? डेबिट और क्रेडिट में, कि कौन से हेड में वो चीज जानी चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे परचेज वाली चीज परचेज हेड में गई, सेल्स वाली चीज सेल्स हेड में गई, कोई खर्चा होता तो एक्सपेंस हेड में, कोई इनकम होती तो इनकम हेड में। तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे आपके स्कूल में भी क्या होता है, आप बच्चों को क्लासिफाई किया गया कि आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और आपसे अलग जो भी है वो साइंस स्टूडेंट्स हैं या आर्ट स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हैं। तो ये क्लासिफाई करना कि मैंने क्या चीज डेबिट करनी है, क्या चीज क्रेडिट करनी है और किस हेड में डालनी है। तो इसको हम क्लासिफाई करना है। उसके बाद उसको समराइज करना, यानी कम से कम शब्दों में चीजों को बतलाना। मैं सिंपल सा लिख देता हूं, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो मैंने कम से कम चीजों शब्दों में चीजों को प्रेजेंट कर दिया, तो उसको कहते हैं हम समराइज, प्रेजेंट करना। उसके बाद इंटरप्रीट करना, यानी उस लैंग्वेज को इस काबिल बनाना कि सामने वाले इंसान को समझ में आ जाए। अब आप अकाउंट पढ़े, आपने 3 क्लासेस कवर की, कुछ ना कुछ समझ में आया। आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि उन 3 क्लासेस से पहले क्या वाकई कुछ अकाउंट के बारे में जानते थे? क्या आप वाकई कुछ डेबिट क्रेडिट के बारे में जानते थे? अगर ऐसी लैंग्वेज आपके सामने रख दी जाती तो आप समझ नहीं पाते। क्लियर? तो इसी तरीके से हमें अपनी लैंग्वेज को कुछ इस तरीके से रखना होगा कि उनको अच्छे तरीके से समझ आ सके, बढ़िया तरीके से इंटरप्रीट कर सके, उसका मतलब निकाल सके। कि कोई भी चीज सामने लिखी हो तो उसका मतलब अलग अलग तरीके से निकलता है। मैंने खाना खाया, तो मैंने खाना खाया या मैंने खाना खाया, तो हर चीज का मतलब अलग अलग है। जैसे आपने पी के मूवी देखी थी, अच्छा, तो हर एक वर्ड का अलग अलग इंटरप्रिटेशन। तो हमें भी कुछ ऐसे प्रेजेंट करना है कि इंटरप्रीट हमारी भाषा में हो। ठीक है? और लास्ट में जब इंटरप्रीट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उन रिकॉर्ड्स को कम्युनिकेट करते हैं टू इट्स यूजर्स, यानी टू देयर यूजर्स, यानी जिसके लिए वो काम की है। यूजर्स में हम आगे बात करेंगे। यूजर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे इंटरनल कुछ यूजर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर के लोग, एक्सटर्नल मतलब कंपनी से बाहर के लोग। तो उनके मतलब की ये चीजें होती है। तो जब हमारी चीज तैयार हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। तो बच्चों इन 7 स्टेप्स को आपको समझना होगा और ये 7 स्टेप्स हम आगे भी कवर करेंगे, जिसमें हमने टॉपिक 2 भी कवर्ड में लिखाया था कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वहां भी बात करेंगे 7 पॉइंट्स को अभी इसी के बाद थोड़ी देर में। अभी तक फिलहाल आपको डेफिनेशन याद रखनी है और डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करेंगे अलग अलग हेड में, और जब क्लासीफाई हो जाएगा उसको समराइज करेंगे, समराइज करके इंटरप्रीट करके उसको कम्युनिकेट कर देंगे। सिंपल 7 स्टेप। 7 स्टेप कौन कौन से? नंबर 1 आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करके मेजर करना, मनी टर्म्स में मेजर हो जाए। मेजर होने के बाद उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्ड कर देते हैं, उसको क्लासीफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रीट अपनी भाषा में लिखना और कम्युनिकेट कर देना टू इट्स यूजर्स। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी। अगर ये चीज समझ में आ गई तो इस चैप्टर में वाकई कुछ भी नहीं है।
तो ये आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसको नोट्स जब आप सेल्फ नोट्स बनाए तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग लिख लेंगे। अब हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग यानी जैसे हमने प्रोसेस लिखा था उस प्रोसेस को हटा देते हैं और ये 7 स्टेप ही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। देख लीजिए, सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। एक एक करके हम रीड करेंगे। दूसरा यानी आपका आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफाइंग हो जाता है। दूसरा है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन यानी मेजरिंग हो जाता है। मेजर करने के बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग नंबर 3। नंबर 4 आपका क्लासीफाई, क्लासीफाई कर दीजिए अलग अलग हेड में। जब क्लासीफाई हो जाता है तो नेक्स्ट है आपका समराइजिंग, समराइज कीजिए, कम शब्दों में उस चीज को लिख के दिखाइए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी उसको इन शब्दों में लिखे कि सामने वालों को समझ आ सके। और लास्ट में क्या है आपका कम्युनिकेटिंग। तो यही 7 पॉइंट्स आपके आते हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब जरा इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को लिखा जाता है, उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है जो मनी टर्म्स में मेजर की जाए। उसके बाद फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल ऑफ फिनिश गुड्स। मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर हम परचेज करके ला रहे हैं या चीज़ों को सेल कर रहे हैं तो वो मनी टर्म्स में करते हैं, और जो भी हम मनी टर्म्स में लिखते हैं यानी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको हम अकाउंटिंग में क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उन ट्रांजेक्शन को और इवेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। जो भी आपने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किए हैं, जो भी आइडेंटिफाई किया उसको मेजर कीजिए। तो मेजर आप कैसे करते हैं पढ़िए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी यूनिट ऑफ करेंसी होती है, सपोज आपका रुपया है, विदेश में डॉलर चलते हैं, पाउंड चलते हैं, उनका पाउंड है या डॉलर है, तो आप रुपये में उनको क्या करोगे, मेजर करोगे। क्लियर। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी जो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो पा रहा है उसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। वो साफ कह रहा है कि अगर आपको मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी कीजिए, और मनी में अगर मेजर नहीं है तो आपको वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा था टॉपिक आपका मेजरिंग, पहला आइडेंटिफाइंग और दूसरा मेजरिंग। अब थर्ड आते हैं हम रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग में लिखा है इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री मतलब दैट इज जर्नल एंट्री। हमने पिछली क्लास में बात की थी जर्नल एंट्री, परचेज की बात की थी, सेल की बात की थी। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो उसको आप रिकॉर्ड कर दीजिए इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल एंट्री। तो आप जर्नल एंट्री के रूप में उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। और कोई तरीका नहीं है अकाउंट्स में चीज लिखने का, केवल आपको जर्नल एंट्री के रूप में लिखनी होगी, और जब जर्नल एंट्री हो जाती है उसको पोस्ट करते हैं आगे अकाउंट्स में। आप सीख जाओगे जब भी हम चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पूरे अकाउंट में 20 चैप्टर्स हैं, और उन 20 चैप्टर्स में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभी थ्योरी कवर कर रहे हैं, आगे हम न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे। क्लियर। नंबर 4, तो थर्ड हो जाता है आपका रिकॉर्डिंग। तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। बच्चों ध्यान से पढ़ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। यानी जो भी सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस है उसको एक जगह लिख लेंगे। यानी कहने का मतलब है जो भी परचेज की ट्रांजैक्शन है वो परचेज हेड में लिख लीजिए, जो सेल्स की ट्रांजैक्शन है वो सेल्स हेड में लिख दीजिए, जो कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है उसको कैश में लिखिए, और जो उधार वाली यानी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस है उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्लासिफाई कर दीजिए, जो भी सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का उसको एक जगह लिखिए।
इसको हम कहते हैं क्लासिफाइंग। तो आगे और पढ़ लेते हैं। तो द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर क्लासिफाइड और पोस्टेड टू द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट नोन एज लेजर। यानी हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया किस नेचर में करेंगे, हम जर्नल एंट्री के नेचर में। और जब हम एक स्टेप आगे जब क्लासिफाई करेंगे तो उन्हीं जर्नल एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब पोस्ट करेंगे किसमें, लेजर में। लेजर क्या होता है, लेजर सिंपली अकाउंट्स होते हैं जो आगे आने वाली चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस तरीके से कुछ वर्टिकल कॉलम के हिसाब से बना दिए जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतनी चीज समझ लीजिए कि पहले जर्नल एंट्री करनी होती है, उसके बाद चीजों को लेजर में पोस्ट करना पड़ता है। लेजर LEDGER आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है लेजर। तो जर्नल से जर्नल एंट्री मतलब रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद उसको लेजर में पोस्ट कर दीजिए। तो ये प्रोसेस होता है आपका क्लासीफाई। सेम नेचर की एंट्रीज को एक जगह लिखिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, उसको पोस्ट कर दीजिए फॉलोइंग लेजर में। क्लियर। नेक्स्ट समराइजिंग। समराइजिंग में लिखा हुआ है दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा। जो आपने क्लासिफाइंग प्रोसेस में किया था वो क्लासिफाइड डाटा को क्या कीजिए, प्रेजेंट कर दीजिए इन ए मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। यानी उसको उस भाषा में लिखिए कि सामने वालों को अच्छे से प्रेजेंट यानी समराइज हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए, उस तरीके से इन ब्यूटीफुल मैनर कह सकते हैं, ब्यूटीफुल कह सकते हैं, या फिर क्लासिफाइड मैनर कह सकते हैं। अपने डाटा को इतना क्लासिफाई बना दीजिए, इतना प्रेजेंटिव बना लीजिए कि सामने वालों को आसानी से समझ आ सके। तो उस प्रोसेस को हम समराइजिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पढ़िए of the financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business। यानी अपने अकाउंट्स को इस तरीके से रिकॉर्ड कीजिए कि जब भी आपके यूजर्स, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो आसानी से चीजों को जज कर सकें और आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को भाप सके, पता लगा सके, एनालाइज कर सके। इस तरीके से अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट कीजिए। आगे दिस हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर फ्यूचर इन अ बेटर वे। जब आपके अकाउंट्स उसी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं और सामने वालों को आसानी से समझने में, इंटरप्रीट करने में आसानी होती है, तो वो फिर क्या होता है, वो आगे फ्यूचर के लिए एक बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर हमारे अकाउंट्स, हमें प्लानिंग करनी होगी, उनको क्या लेना देना। भैया जब आप कंपनी बनाते हो तो कुछ इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, बैंक से लोन चाहिए होता है, कुछ सरकारी यानी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं, तो उनको भी आपके अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए उनको भी एनालिसिस और इंटरप्रीट करना आना चाहिए आपके अकाउंट्स को। तो इस तरीके से बेटर वे में आप उसको प्रेजेंट कीजिए ताकि वो भी फ्यूचर प्लानिंग के इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी के अकाउंट्स को पता लगा लेते हैं कि भाई ये कंपनी कितनी चलने वाली है, और जब ये पता चल जाता है तो वो और पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि कंपनी आपकी चेन के पैसों से नहीं चलती है, आपको इन्वेस्टर्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। कोई भी फंड चलानी होती है तो अपने पार्टनर्स बनाने पड़ते हैं, बैंक से कुछ पैसा उधार लेना पड़ता है, तो सबको अपने अकाउंट्स प्रेजेंटिव करके दिखाने पड़ते हैं। तो उसी का नेक्स्ट स्टेप था आपका इंटरप्रीट। तो अच्छे से इंटरप्रीट कर सके और फ्यूचर प्लानिंग कर सके, इस तरीके से आपको अपने अकाउंट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं। और लास्ट होता है कम्युनिकेट। जो भी आपके यूजर्स हैं, इसमें लिखा है फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स communicating financial data that is financial statement to its users। यानी हम किस स्टेप की बात करें, कम्युनिकेट की। तो the accounting information must be provided in time and presented to the user so that appropriate decisions may be taken at the right time। यानी आपको सही समय पे अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो तैयार करके रखने होंगे और अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करना होगा ताकि वो सही समय पे डिसीजंस ले सके। तो ये लास्ट पॉइंट होता है कम्युनिकेशन का। अब हम एक साथ सब चीजों को पढ़ लेते हैं एक साथ में। सबसे पहले हमारी चीज थी आइडेंटिफाइंग। तो हमने क्या किया, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया। जब हम आइडेंटिफाई कर लिया फिर उसको मनी टर्म्स में मेजर करने लगे कि भाई कौन कौन सी मनी टर्म्स में है और कौन सी नहीं है। जो नहीं है उनको अलग हटा दीजिए। जब आपने मेजर कर ली उसको रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड इन द नेचर ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बनाई, जैसे हमने बनाई थी परचेज टू कैश, कैश टू सेल्स या डेटर टू सेल्स, ये सारी एंट्रीज हमने बनाई थी। तो इसी तरीके से आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कीजिए।
जब आपकी वो जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाती है तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं, यानी जो भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन है उनको सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, जो एंट्रीज आपने जनरलाइज की हैं, जनरल एंट्रीज बनाई हैं, उनको लेजर में पोस्ट कीजिए। लेजर क्या, ऐसे करके अकाउंट्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जब ये चीज़ हो जाती है हम उसको समराइज करते हैं एक बेटर वे में, एक प्रेजेंटिव तरीके में से उसको क्या करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं, बढ़िया तरीके से बनाते हैं ताकि वो अच्छे से उस पर डिसीजंस ले सकें। जब ये हो जाता है तो इंटरप्रीट, यानी बेटर वे में प्रेजेंट किया तो वो इंटरप्रीट करना भी उनको आना चाहिए। ऐसे तरीके से आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन कीजिए और लास्ट में जाकर उनको कम्युनिकेट कर दीजिए एट द राइट टाइम, ताकि वो अपने डिसीजंस बेहतर तरीके से ले सकें। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी आपकी अकाउंटिंग की ये कैरेक्टर होना चाहिए, यानी मैं हूँ, आप है, आप वो कैरेक्टर होता है जो आपको डिफाइन करता है। ऐसे अकाउंटिंग के भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अकाउंटिंग को डिफाइन करते हैं। और इस तरीके से 7 स्टेप्स को हम फॉलो करके अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे या अकाउंट बनाएंगे तो हमारे अकाउंट्स कभी भी गलत नहीं हो सकते। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम एक एक करके इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये ऑब्जेक्टिव्स यानी हमारे क्या उद्देश्य रहेंगे अकाउंटिंग बनाने के, यानी हम क्यों अकाउंट बनाते हैं, अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी क्या उद्देश्य रहता है, इन सब के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, यानी जो भी आपके अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स मतलब उसूल, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं अकाउंटिंग के, उसको फॉलो करते हुए हमें अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे आप साइंस पढ़ते आए, उसमें कुछ लॉ लगते थे, अब लॉ तो आप लोग और बेहतर तरीके से जानते होंगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ न्यूटन्स लॉ का, आप समझते हो न्यूटन्स लॉ को। इसी तरीके से अकाउंटेंसी के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर में, लेकिन फिलहाल अभी जानकारी के लिए इतना समझ लीजिए कि हमारे जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं वो अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का ये होता है कि हमें अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे जो अकाउंट्स होंगे वो गलत हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, यानी हम अकाउंट्स बना क्यों रहे हैं, ताकि हम फायदा और नुकसान पता कर सकें। हम क्या ऐसे ही बना दे रहे हैं भैया चलो अकाउंट बना ले रहे हैं और बाद में हमें फायदा और नुकसान पता नहीं चल पा रहा, तो ये गलत होगा। तो अकाउंट्स हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम अपना फायदा और नुकसान लगा सकें। जैसे मैं एक दुकान खोल के बैठा हूँ, मैं पूरे दिन में कितना सामान बेचा, वो सामान आया कितने का था, कितना खर्च हो गया, ये सब कैलकुलेट कैसे करूंगा मैं, वो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। जब तक मुझे अकाउंटिंग नहीं आती होगी तब तक मैं इन चीजों का नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, तो इसमें पढ़ लीजिए, डिटरमाइन वेदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द फर्म हैज अर्न अ प्रॉफिट और इनकर्ड अ लॉस। इनकर्ड अ लॉस का मतलब लॉस हो जाना। फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट और द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इन सब के लिए या तो इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। काम अगर मैं कहूं तो दोनों का मतलब एक ही है, बस तरीका अलग है बनाने का। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया चाहे इनकम स्टेटमेंट, तो मैं ये अकाउंट के अंदर ही तो बनाता हूं जिससे कि मेरा प्रॉफिट या लॉस पता लग सके। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, और किसके हेल्प से निकल सकता है ये, इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग और P&L अकाउंट्स। क्लियर? यानी P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट नंबर 3, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, हम एक बैलेंस शीट की बात करते हैं, जरा बात कर लेते हैं इसके बारे में। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, हमने बैलेंस शीट की बात की नहीं है अभी तक। एक तराजू होता है, आपने तराजू देखा होगा, ज्यादातर दुकानदारों पे ये ऐसा इस तरीके का तराजू हुआ करता है जिसके 2 पल्ले होते हैं और इसमें बीच में एक सुई होती है जिसको बराबर होना होता है, यानी ये पल्ले अगर बराबर है तो आपकी ये सुई मिडिल में होती है, और जहां भी ज्यादा हो जाए तो ये सुई भी उधर की साइड चली जाती है।
तो इन दोनों पन्नों का नाम, एक का नाम होगा लायबिलिटीज, हमने लायबिलिटीज की तो बात की ही थी, और दूसरा होता है असेट्स। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तब मैं उसको कहता हूं बैलेंस। दोनों चीज बराबर है तो क्या बोलूंगा मैं उसको, बैलेंस। जब वो जिस अकाउंट में होते हैं उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, पूरा नाम होता है बैलेंस शीट। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे बराबर होने चाहिए तो ये बैलेंस शीट बन पाती है, और अगर ऐसा होता है तो इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। क्योंकि अगर हमारे पास लायबिलिटीज ज्यादा है, ये मोर है और ये कम है, तो इसका मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की खराब है। और अगर ये एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है तो भी दिक्कत है, तो भी परेशानी है। हमें एट द ईयर एंड उनको बैलेंस करके दिखाना होगा, ये सुई बीच में होनी चाहिए। जितनी एसेट्स है उतने ही लायबिलिटीज हमें बराबर करने पड़ेंगे, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हो सकती है। तो इसमें तीसरा पॉइंट ये था, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये बैलेंस शीट बनेगी कब, जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट्स बनाना जानते होंगे, तो उससे क्या होगा, लोग फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कंपनी की पता कर सकते हैं, हम भी पता कर सकते हैं। और जब तक ये नहीं बनाएंगे तो क्या पता चलने वाला है। क्लियर? तो डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, तो डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट से ही पता चलता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट में क्या है, द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी ये हम जितनी भी बात करते हैं अकाउंटिंग में, वो उसको हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही तो बोलते हैं। साइंस सब्जेक्ट की बात की तो साइंस इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्म सब्जेक्ट की बात की तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये अकाउंट जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है। क्यों? ताकि वो बेहतर डिसीजन मेकिंग ले सके। क्योंकि हमारे अकाउंट जिस तरीके से जो भी चीज कह रहे होंगे उसी हिसाब से हमारा मैनेजमेंट भी डिसीजन लेता है। सपोज इस साल हमारा प्रॉफिट अच्छा हुआ, तो ये प्रॉफिट अच्छा हुआ तो मैनेजमेंट उसी हिसाब से डिसीजन लेगा। क्लियर? खर्चे उसी हिसाब से बनाएगा, प्रॉफिट है तो उसी हिसाब से इन्वेस्ट करेगा चीजों को। तो ये हमारा पॉइंट फोर्थ वाले में यही चीज कह रहा है कि फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। तो हम जिस तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं वो अकाउंट्स हमारे मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है, बतलाता है कि आपको आगे ये डिसीजन मेकिंग करने होंगे। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। जो हमारा लास्ट स्टेप होता था, यानी 7th पॉइंट में, जो 7th प्रोसेस के पॉइंट थे उसमें लास्ट था कम्युनिकेट। उस कम्युनिकेट में भी क्या कर रहा था, वो अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर रहा था चीजों को। तो इसमें भी लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। तो इसमें लिखा है प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हु एनालाइज देम एज पर देयर नीड्स। यानी जिस तरीके से वो अपने हिसाब से एनालाइज करेंगे अपने अकाउंट्स को, उनको हमें क्या करना होगा, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए हमें अकाउंटेंसी करनी हो। हम कर क्यों रहे हैं अकाउंटेंसी, अकाउंट्स बना इसलिए रहे ताकि अपने यूजर्स को हम कम्युनिकेट कर सकें, आगे बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें, अपने मैनेजमेंट को पता कर मतलब बतला सकें कि भाई इस बार के ये अकाउंट से आपको इस तरीके से डिसीजंस लेना है, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन कर सकें, प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें, या फिर लास्ट मतलब सबसे पहला जो भी पॉइंट था वो था आपका क्या, मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज पर प्रिंसिपल्स। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स मैंने सभी एक्सप्लेन कर सके हैं, कर रखे हैं। तो इसी तरीके से बस आपको इतना ही काफी है लिखना है, इसके ज्यादा कुछ भी लिखना नहीं है। तो क्लियर, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं आप ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हम 3 तरीके की पढ़ेंगे अपनी लाइफ में। अकाउंटिंग होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम जो पढ़ेंगे 11th 12th या आगे आने वाले जो भी आपके कोर्सेज होंगे उसमें पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और आपको आगे पढ़ने को कॉस्ट अकाउंटिंग भी मौका मिलेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग सिर्फ 3 तरीके की, अभी तक अकाउंटिंग एक ही चीज थी, अब ये 3 तरीके कैसे आगे पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, रीड कीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, समराइजेस एंड इंटरप्रेट them before communicating the results to its users. Full stop. It determines profits earned
or loss incurred during an accounting period, usually a year, and the financial position on the date when the accounting period ends, that is the profit and loss account and the balance sheet. यानी ये चीज जो आप पढ़ रहे हो उसमें भी आपने क्या किया, चीजों को आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रीट कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, ये चीज कर दी। एट द ईयर एंड, यूजुअली ईयर, हर साल के अंत में इसी तरीके से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। क्यों? ताकि हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें। और ये प्रॉफिट और लॉस हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंड बैलेंस शीट से। जब हम ये प्रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि लास्ट जो स्टेटमेंट होता है वो होता है बैलेंस शीट, क्योंकि जब भी आप अकाउंट्स को एंड करते हो तो बैलेंस शीट पे जाके खत्म करते हो। एक बार जब बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो आपके अकाउंट्स फाइनल हो जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के आप क्या करते हो? अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पूरा कर देते हो। तो ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हो। दूसरे पे आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद एसर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशन, process or activities. It is that branch of accounting which deals with recording cost with the objective of ascertaining, reducing and controlling cost. यानी जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हम ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, बस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, और उसको रिकॉर्ड करना और पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ट्रांजैक्शन हुई किस वजह से है? प्रोडक्ट की वजह से। जब आप अपनी कंपनी चलाओगे तो वहां कुछ प्रोडक्ट तो बनाओगे, उस प्रोडक्ट की तो परचेज सेल हो रही है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो केवल ट्रांजैक्शन से मतलब था, लेकिन किस प्रोडक्ट की वजह से ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को कॉस्ट अकाउंटिंग में हम करते हैं कैलकुलेट। यानी आपने सपोज एग्जांपल ले लेते हैं डिटॉल साबुन का, तो एक डिटॉल साबुन की कंपनी है, वो डिटॉल साबुन बना रही है, तो उस डिटॉल की क्या कॉस्ट होनी चाहिए, वो कितने प्रोसेस से गुजर के एक साबुन बनता है, उस प्रोसेस की क्या कॉस्ट होनी चाहिए, कितनी एक्टिविटीज लग रही हैं, कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। तो ये कॉस्ट को डिटरमाइन करना, एसर्टेन करना, और अगर ज्यादा आ रही है तो उसको कंट्रोल करना इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आप अभी 11th 12th में तो सीखोगे नहीं, उससे आगे जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या सीएस करते हो तो वहां पे ये चीज सीखने का मौका मिलेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को एसर्टेन करना, उसकी एक्टिविटीज या प्रोसेस की कॉस्ट को एसर्टेन करना और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, इसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग का नाम देते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो रीड कीजिए। इट इज कंसर्न्ड विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? तीन चीजों से रिलेटेड है, फंड, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रही, आपका प्रॉफिट क्या निकल के आया, आपको इस साल कितने फंड की रिक्वायरमेंट है जिससे कि आप अपने कंपनी को अच्छे से चला सके, इन सब के डिसीजंस लेने होते हैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट यहां से निकले प्रॉफिट, यहां से निकली कॉस्ट को एसर्टेन करता है, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, कितना फंड चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बात किया करते हैं, ताकि मैनेजमेंट एक अच्छा डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सके। तो ये तीन अकाउंटिंग हुआ करती हैं, जिसमें ये दो आपके कोर्स में भी फिलहाल नहीं है, केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे, केवल डेफिनेशन आपको, यानी आपको डिस्टिंग्विश जानना बहुत जरूरी है। यहाँ हम प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करते हैं, यहाँ हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, ये सब निकालते हैं, और अगर कॉस्ट ज़्यादा तो उसको कंट्रोल करते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? यहाँ से निकला प्रॉफिट या लॉस, यहाँ से निकली कॉस्ट को हम एसर्टेन करते हैं, देखते हैं, और कितना फंड रिक्वायर्ड है वो देखते हैं, ताकि कंपनी बेहतर तरीके से चल सके, एक अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके। तो ये थी आपकी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तीन तरीके की, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। चलिए, तो आज हमने इस क्लास में 4 टॉपिक्स कवर किए। सबसे पहला डेफिनेशन, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की, और लास्ट ब्रांच की। और साथ ही साथ मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए, जो कि आपको केवल सिंपली उसको उतार लेनी है, अपने नोटबुक में नोट कर लेनी है, एक सेल्फ नोटबुक बनानी है। और इसके अलावा मैं गारंटी लेता हूँ कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इससे आप बहुत कुछ सीख जाओगे पहले चैप्टर से।
बाकी चीज़ों को हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर तो कवर हो चुका है, बाकी आधा चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे आने वाली नेक्स्ट पार्ट 2 में। इसमें आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, काफ़ी थ्योरी भी समझ में आई होगी। तो ठीक है, तो इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।